अब इसके अंदर जो भी खराबी आएगी हम उसको देखेंगे कि वो, अब हम उसको समझते हैं कि इस प्रोसेस को किसने डिरेंज किया, कौन से ऐसे अवामल हैं जो इस प्रोसेस को डिरेंज करेंगे और हमारे पास उसका क्या तदारक है। इस हद तक समझ आ गई जी। एक दफ़ा स्लाइडें वापस कर दें। ये हमने स्ट्रक्चर आपको बताया, ट्रैकिया, राइट लेफ्ट लोब, ब्रोंकुलस एरिया और एविलियस एरिया। ठीक हो गया जी। मतलब ये मैन इतने बड़े, और इसके अंदर जो सप्लाई है ब्लड की दैट इज द कैपिलरी, और फिर इनके दरमियान एक एविलियस के और दूसरे एविलियस के दरमियान एक स्पेस होगी जहां ब्लड आएगा कैपिलरीज के जरिए। तो क्या उस सर्कुलेशन में कोई खराबी आ गई है? क्या इस एविलियस एरिया के अंदर कोई खराबी आ गई है? क्या ब्रोंकुलस के में अंदर कोई खराबी आ गया कि पीछे से ही जो एयरवेज है वो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है? ये हमने जानना होता है कि ट्रैक के ऊपर से ऑक्सीजन तो आई है, कहीं ट्रैकिया में कोई ऑब्स्ट्रक्शन में क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है? कोई ग्रोथ हो सकती है। ब्रोंकाइटिस में क्या हो, ब्रोंकुलस एरिया में क्या हो सकता है? कोई इन्फेक्शन हो के वो उसकी जो जा रही है नीचे नालियां जो जा रही हैं वो तंग हो जाएं, तो वहां कोई मसला हो सकता है। तो उसको हम जज करेंगे जी। ठीक है जी, आगे चलें। फिर उसने आगे आके आपको एक छोटा यूनिट पे आ गया, उसको वो शाखें आपने उससे दिखाई, फिर एक छोटा यूनिट आ गया, फिर इससे आगे और आके सिर्फ एल्वियस एरिया पे वो आ गया कि ये वो यूनिट है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेन देन होगा, जाएगी आएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब वो कहते हैं लंग्स, कॉमन लंग्स डिजीज क्या हो सकती है। इससे पहले जो मैंने लिखा है वो जरा दिखाएं, इसकी बाद में देखते हैं। अब एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं कॉजेटिव फैक्टर्स की। क्या हो सकता है? कैंसर भी हो सकता है, टीबी हो सकती है। कैंसर होगा तो कहीं ना कहीं वो नोड्यूल्स बनेंगे, ट्यूमर बनेंगे। जब ट्यूमर बनेंगे तो क्या होगा? इस फंक्शन को कंप्रेस करेगा, इसको दबाएगा, इसके अंदर जब कोई और एक चीज़ बैठ गई तो ये कोई इधर प्रेस होगी, कोई दबेगी, तो इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है। टीबी हो जाएगी तो टीबी क्या होगी कि इस लंग्स को खा जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो आपने टीबी का एक्सरे देखा होगा कि वहाँ पैच बन जाता है, वो एरिया ही सारा खराब कर देगा। जब एरिया खराब हो जाएगा तो फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पूरी ऑक्सीजन जो है 100% तो नहीं मिलेगी। फेफड़े का एक हिस्सा, हमने पूरा हिस्सा अपने को आपको दिखाया जिसके अंदर 300-400 एम्बुलेंस हैं, उसमें से कोई हिस्सा जब फर्ज करें 100 खराब हो गया, 100 मिलियन, तो फिर आपके पास थोड़ा रह गया। जितना थोड़ा रह गया फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन उतनी कम हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये पहला ये तो हो सकता है कि ये कोई कैंसर तो नहीं है, कोई ग्रोथ तो नहीं है इसके अंदर, इसको भी जज करना है। उसके लिए आप एक्सरे करेंगे, उसके लिए आप सीटी स्कैन करेंगे, तो उसको जज करेंगे यार इस बच्चे का सांस खराब हो गया तो इसका क्या हल किया जाए। तो फौरी तो हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे से हमें ये अंदाज़ा होगा कि कहीं बलगों में अंदर कहीं कोई पैच है, कोई निमोनिया है, कोई ग्रोथ है। फौरन टेस्ट, पहले तो हम उसको फौरन, जब उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी तो हम क्या ऑक्सीमीटर लगाएंगे, ऑक्सीमीटर लगाएंगे और उसके बाद उसका एक्सरे करेंगे और उसकी हम ब्लड रिपोर्ट मांगेंगे। नहीं, ब्लड रिपोर्ट हम मांगेंगे। ब्लड रिपोर्ट से हमें क्या अंदाजा होगा? अगर तो टीएलसी रेज हुआ है तो इसका मतलब कोई इन्फेक्शन है। अगर एचबी गिरा हुआ है, हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है, तो फिर हम जाएंगे कि तो अनीमिया है। अनीमिया की वजह से अगर हीमोग्लोबिन 7 है, 8 है, 4 है, 5 है, तो फिर भी ऑक्सीजन जो है, क्योंकि ब्लड कम है तो फिर ऑक्सीजन भी कम, हमें हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? वो ऑक्सीजन कैरियर है। तो फौरी असेस कैसे करना है? ऑक्सीमीटर लगाना है जी, चेस्ट एक्सरे लेना है जी।
मजीद जब चेस्ट एक्सरे लेंगे तो आपको कोई खराबी नजर आएगा तो आप सीटी स्कैन पे चले जाएंगे, ठीक है जी। फिर आपका ब्लड के अंदर इन्फेक्शन आ गया तो क्या करेंगे जी, हम उसका कल्चर करवाएंगे कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है जी। तो ये सारे काम आपने इमीडिएट, 3 चीजें तो इमीडिएटली आपने पेशेंट को फटाफट एक्सरे करो जी, ब्लड रिपोर्ट लें जी, इमीडिएट फौरन इन्वेस्टिगेशन। फिर आपके पास इमरजेंसी के तौर पे क्या है कि आपकी कौन सी ऐसी अद्वियात हैं कि फौरी तो ऑक्सीजन की बहाली हो ना। फौरी ऑक्सीजन की बहाली होती है कि ये जो आपका ब्रोंकल एरिया है इसको कोई थोड़ा सा डायलेट किया जाए, फौरी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं खोला जाए, ताकि जो एरिया रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो तो चले कर रहा है, लेकिन बाकियों को जरा थोड़ा थोड़ा डायलेट किया जाए कि वो ऑक्सीजन की खपत बढ़ाई जाए, ठीक है ना जी। तो जैसे हमारे पास फौरन जी आप कार्बोवेट दे सकते हैं, आप लेक्सिस दे सकते हैं, आप एकोनाइट दे सकते हैं, आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं, आप आर्सेनिक एल्बम है, आपके पास स्पाइडोस्पर्मा है। ये क्या करेंगे, ये फौरन ऑक्सीजन, वेनेडियम है, ये फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई को थोड़ा थोड़ा सा इनको खोल के डायलेट करके खोल के थोड़ी सी खपत बढ़ा देंगे। इतने में हम मरीज को संभाल लेंगे और हम इन्वेस्टिगेशन पे पहुंच जाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो 5-10 मिनट 15-20 मिनट में एक्सरे की रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, ब्लड की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन मजीद बढ़ेगी, ठीक है जी। हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, बातों को हम समझना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझे तो सही ना पहले कि हमने एक आपके पास ब्रेथलेस पेशेंट आता है तो हमने क्या करना है, उसको कफ है तो देखेंगे कफ क्यों है, उसकी ब्रीदिंग, अच्छा फिर स्ट्रेस से भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाती है, तो शॉक सदमा तो नहीं हुआ, उससे भी बंदा सांस उसका मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है, लेकिन इमीडिएटली जो मैंने आपको कहा ना, आपने ब्लड एक्सरे की रिपोर्ट लेनी है, हमें फिर हमारे लिए आगे मजीद रास्ते खुलते जाएंगे और मजीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। इन्फेक्शन डिजीज में क्या हो सकता है, कोई वायरल हो सकता है, ये कल्चर में आ जाएगा, ये बैक्टीरियल है, कोई फंगल है, ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में ये रिपोर्ट आती है, फौरी नहीं आती, 1-2 दिन लग जाते हैं। फिर हमने कल्चर के लिए रिपोर्ट मांगी है और इमीडिएटली हम क्या करेंगे कि आप ऑक्सीजन भी फौरी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेडिसिन भी होती हैं, हम उनका सहारा लेंगे। साइकोसिस के जो लोग हैं, साइकोटिक मिजाज के जो लोग हैं, उनके यहाँ भी उनके फेफड़ों में पानी की कसरत होती है और वो उनके भी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होती है। वो हम तो थोड़ा सा जज करेंगे कि क्या बरसात तो नहीं है, क्या नमी में तो नहीं रह रहा, तो इसका मतलब है ये साइकोटिक पेशेंट है, इसके अंदर पानी की अफरात होती है। पानी की अफरात जिस बंदे में होगी उस बंदे को सांस के मसाइल हो जाएंगे। फिर जनाब आपकी कोई किडनी की डिजीज तो नहीं है। अब जब आपने एक तो ब्लड दिया, फिर आपका पेशेंट नहीं संभल रहा, तो फिर आपने रीनल फंक्शन टेस्ट मंगवा लिया, फिर आपने RFT जिसको कहते हैं, फिर आपने देखना है कि कहीं कार्डियक तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग है, ठीक है ना। कोई हिस्ट्री आपने पूछ ली कि कोई दिल का मरीज तो नहीं था। अक्सर दिल के मरीज को सांस के मसाइल होते हैं, जब उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन, हमारी इजेक्शन फ्रैक्शन फ़ौरन इको कराई जाती है। आपको पता है जब अस्पतालों में मरीज पता है, इको कराओ जी, इसका एक्सरे कराओ जी, इसका ब्लड टेस्ट कराओ जी। क्या होगा कि हम ये जांचने की कोशिश करेंगे कि कार्डियक इनपुट तो ठीक नहीं है। अगर कार्डियक डायलेशन है तो यूँ हमारा हार्ट पंप करता है, तो अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो यूँ करेगा। अगर वो 30% काम कर रहा है, 40% काम कर रहा है, तो क्या होगा, जो ब्लड वो सप्लाई भेज रहा है फेफड़ों के अंदर, उसको जब वो वापस खींचेगा तो वो पूरी नहीं होगी, तो पानी कुछ ब्लड का हिस्सा फेफड़ों के अंदर रह जाएगा, वो भी डिफिकल्ट, जिसको एडीमा हो जाएगा, पुल्मोनरी एडीमा हो जाता है, फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाता है, तो फिर भी सांस खराब हो जाता है। फिर उसके भी कोई साइन सिम्टम होते हैं, वो तो फिर जो पहले पानी पड़ेगा वो लंग्स के निचले हिस्से में होगा, जो वो लेटेगा तो पानी ऊपर जाएगा, तो उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी की हम असेस करते हैं कि यार ये तो कहीं दिल का मरीज है। लेकिन इमीडिएटली हमने क्या करना है, इमीडिएटली हमने फेफड़ों को डायलेट करना है, मतलब दवाइयां दे के, ताकि इसकी जान तो बचे ना।
अब लेक्सिस देंगे फौरन सांस बहाल हो जाएगा, लाइको देंगे, कार्बोवेज देंगे, स्पाइडोस्पर्मा देंगे, तो सांस फौरी तौर पर बेहतरी आ जाएगी। लेकिन साथ साथ हम अपना काम दूसरा करते जाएंगे। अब जो डॉक्टर ये कहते हैं कि जी मैं तो साइंस सिम्टम पे इलाज करूंगा, साइंस सिम्टम क्या है, उसको तो साइंस नहीं आ रही, दिस इज वन साइंस। अब कॉजेटिव फैक्टर की जरा लिस्ट देखें कितनी है। भाई सांस क्यों नहीं आ रहा, कहीं इसको टीबी हुई थी, इसके लंग्स मुतासर हुए, कोई इन्फेक्शन डिजीज है, ब्रोंकाई के अंदर इन्फेक्शन हो गया, वहाँ बलगम जमा हुआ है, फिर उसका सांस नहीं आ रहा। फिर जनाब वो इन्फेक्शन कितनी किस्म के हैं, कोई वायरल हो रहा है, कोई बैक्टीरियल हो रहा है, कोई फंगल हो रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि कोई साइकोटिक हिस्ट्री है, वो है। फिर हम ये देखेंगे तो ये सारी बीमारियों में होगा सांस ही खराब। द सिम्टम जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, दैट इज द साइन एंड सिम्टम, दैट इज द डिफिकल्ट ब्रीदिंग। तो मैं जब ये कहता हूं कि आप इसको समझें कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग क्यों है, तो फिर आपको तकलीफ क्या है? भाई आप तो साइंस के तालिब इल्म हैं, आपको यह जांचना जरूरी है कि इस बंदे के अंदर डिफिकल्ट ब्रीदिंग है। आपका मटीरियल मेडिका भरा पड़ा हुआ है लंग्स पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, कि दिल की वजह से तो ये दवाई है, गुर्दों की वजह से ये दवाई है, पानी पड़ गया ये दवाई है, टीबी है तो ये दवाई है। वो भाई कम अज कम 200 300 400 दवाई फेफड़ों पे काम कर रही है। आप जो भी दवाई उठा के उसका रेस्पिरेटरी टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि हमारी होम्योपैथिक बरादरी जो है वो बड़ी ट्रेंड हो, फुल ट्रेंड हो, बात को समझे। कितना मुश्किल है यार, मैंने आपको सीधा सा उसका स्ट्रक्चर बता दिया। ये तो मैं बच्चे को भी समझाऊं तो उसको समझ आ जाएगा कि ट्रैकिया है और ट्रैकिया के अंदर 2 लोब खुलते हैं, उसमें ब्रोंकुलस एरिया है और उसमें एवुलस एरिया है और 7 कैपिलरी ब्लड सप्लाई है, ये एक्सचेंज हो रहा है। ये बात आपने समझनी है। इसको क्यों नहीं समझना चाह रहे आप? इस बात को क्यों नहीं समझना चाह रहे आप? कोई मुश्किल काम है इसको समझना। फिर इस सारे प्रोसेस के अंदर जो खराबी होगी उसको हमने ठीक करना है। खराबी की वजूहात क्या है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कि पहला मैंने कहा यहाँ तो कोई ग्रोथ हो सकती है, भाई ट्यूमर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, टीबी हो सकती है, टीबी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फैमिली में टीबी हो सकती है, उनके बच्चों के लंग्स वीक होते हैं। फिर किडनी क्या होगा? किडनी डिजीज के अंदर यह है कि जब वो पानी फिल्टर करके सारा पानी बाहर नहीं निकाल रहा, जब वो पानी सारा बाहर नहीं निकाल रहा तो पानी के अंदर रह रहा है। पानी जब अंदर रह के तो फिर अल्टीमेटली क्या करेगा कि फेफड़ों के तक पहुंच जाएगा, हार्ट तक पहुंच जाएगा। तो फिर हम किडनी के प्रोसेस को ठीक करेंगे कि हम फेफड़ों के अलामात के मुताबिक उसको सांस की दवाई देते रहेंगे। फिर हमने फेफड़ों को टेम्परेरी रिलीफ की दवाइयां दे के हमने किडनी को ठीक करना है। अब फिर हार्ट की फंक्शन इम्पेयर्ड हो गई है, कमजोर हो गई है, वो पूरा फंक्शनिंग नहीं है, तो फिर हम फेफड़ों के पीछे पड़े रहेंगे। फेफड़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो हार्ट तो खराब हुआ हो आपका, हार्ट को आप ठीक नहीं करेंगे। आप रात को ऑक्सीजन लगा के उसको बेहतर कर देंगे, कल क्या होगा? तो उसके लिए जरूरी है कि फेफड़ों पे हार्ट की इनपुट बेहतर करें, हार्ट की आउटपुट बेहतर करें, उस पे फेफड़ों पे बोझ का कम करें तो फेफड़े सांस बेहतर लेना शुरू कर देगा। फिर वो कहता है कि पुल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। एम्बोलिज्म क्या होता है कि क्लॉट आ गया उनके अंदर, ब्रोंकाइटिस के अंदर खून जम गया, वहां पे क्लॉट आ गया, थ्रोम्बोसिस हो गया, एम्बोलिज्म, कुछ चीज बाहर रुकावट पैदा कर। हमारी यहाँ बहुत सारी दवाइयां जो एम्बोलिज्म को ठीक करती है, हम उस तरफ जाएंगे ना। फिर स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और ब्रेन स्ट्रोक होने से क्या होगा कि वो एरिया जो लंग्स को कंट्रोल कर रहा है वो कहीं पर स्ट्रोक के उस ज़मरे में आ गया, तो ऊपर से तो आपको साइन सिग्नल ही नहीं आ रहे कि जो जिन्होंने स्टिमुलेट करना है, लंग्स को चलाना है, वो भी नहीं आ रहा। तो फिर भी स्ट्रेस में क्या होता है, जब बंदा शॉक सदमे में क्या होता है, तो फेफड़े उसके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो लंबे लंबे सांस लेता है जिससे इग्नेशिया वाला होता है।
तो वो ब्रेन का प्रॉब्लम आ गया, ब्रेन ने स्ट्रेस लिया और वो जिसने फेफड़ों को इस एरिया ने कंट्रोल करना था, वो एरिया जो है वो सस्पेंशन की तरफ चला गया और वो सस्पेंड हो रहा है, वो काम उसका वीक हो रहा है। ग्रीफ का इंजरी हो सकती है भाई, कोई ट्रैकिया में इंजरी होगी है, कोई लंग्स के अंदर इंजरी होगी है, कहीं और इंजरी होगी है, और जिसका एम्बुलेंस आके जहाँ आके क्लॉट बन गया, उसका ब्लड क्लॉट आ गया, एम्बुलिज्म हो गया, तो इंजरी को भी कंसीडर करना कि यार चोट शोट तो नहीं लगी फौरन। देखिए ये बड़ा, जैसे हम तो हमारे पास जब ब्रीदिंग का पेशेंट आता है तो ये सारे सवालात हम 1 मिनट के अंदर अपने जहन में लाते हैं और इसको क्यूरी कर लेते हैं फौरी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये टिप्स पे हैं, ये मैंने अभी सुबह इसको सारी चीजें लिखवाई हैं, ये टिप्स पे हैं। टिप्स पे तब है कि हम इनको बार बार पढ़ते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, बार बार एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। एलर्जीज हो सकती है, कोई एलर्जीज जो है आपकी, जो फूड एलर्जीज होती हैं, जो फूड एलर्जी, कोई बच्चा नट से एलर्जिक है, कोई एग से एलर्जिक है, कोई मीट से एलर्जिक है, कोई किस चीज से एलर्जिक है, जिसको आर्टिकेरिया भी हो जाता है, ये भी डेथ करा देता है। एलर्जीज, आपका ध्यान जो है वो एलर्जीज की तरफ जाना चाहिए कि कहीं कोई एलर्जी तो नहीं है इसको। एलर्जी से लोग मर जाते हैं, और बाहर जो स्टोरों वाले ने लिखा होता है कि ये नट फ्री है, ये व्हीट फ्री, ये जो ग्लूटेन फ्री है डाइट, और बच्चे जो जिनके बच्चे होते हैं वो जाके उनको खाना खाते हुए होटलों में बताते हैं मेरे बच्चे को इसकी एलर्जी है, वो मुझे ऐसा कोई फूड ना दे, और वो उनकी जिम्मेदारी होती है। जब उसने इन्फॉर्म कर दिया, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो होटल वाला जिम्मेदार होता है। तो कोई एलर्जी तो नहीं है। तो ये कॉजेस, फेफड़े अब बिल्कुल हेल्दी हैं, फेफड़े बिल्कुल सेहतमंद हैं। ये और कितने कॉजेस मैं आपको गिनवा रहा हूं। तो फेफड़ों का ये जो खांसी है ना, जिसको सिर्फ कफ कहते हैं, ये ब्रीदिंग डिफिकल्ट, इसके पीछे एक पूरा कॉजेटिव फैक्टर्स हैं। समझ आ रही जी?